टोटल हेल्थ के प्रायोजक हैं LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। सर्दियों का ये मौसम भी कमाल है। इसमें मिलते खाने के लिए तरह तरह के पकवान हैं। कोई बैठा रहता है सब कुछ छोड़कर रजाई में, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत की चिंता से बेहाल हैं। सर्दियों का मौसम वैसे तो हम सभी को पसंद आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन की जटिलताएं इस मौसम में बढ़ सकती हैं। क्या कारण होते हैं इसके, और विशेष तौर पर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी हृदय और रक्त वाहिकाओं का क्या प्रभाव होता है, किस तरह की जटिलताएं उनमें हो सकती हैं सर्दियों के मौसम में, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी समझेंगे कि हृदय आघात और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के खतरे को इस मौसम में कैसे कम किया जा सकता है, किस प्रकार से की जाए अपने स्वास्थ्य की देखभाल और कैसे रखना है अपनी सेहत का ख्याल। विस्तार से बताएंगे विशेषज्ञ। आइए एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल सर्द मौसम का प्रभाव किस तरह से होता है हमारे श्वसन तंत्र पर, हमारे हृदय पर, रक्त वाहिकाओं पर और हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर। सर्दियों के प्रभाव से कई तरह की शारीरिक समस्याओं और बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप बढ़ने से दिल का दौरा और हृदय से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। आजकल स्ट्रोक और हृदयाघात के मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि अब कम उम्र के वयस्कों में भी देखे जाने लगे हैं। ये समझना आवश्यक है कि दरअसल स्ट्रोक और हृदयाघात स्थिति क्या है। मस्तिष्क की कोशिकाओं के सुचारू प्रक्रिया बनाए रखने के लिए उनमें रक्त के जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना जरूरी होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए रक्त नलिकाओं के माध्यम से लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है, लेकिन जब रक्त की आपूर्ति बाधित होती है तो इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क आघात होता है। ऐसा मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाओं में अवरोध होने के कारण या रक्त नलिका के फट जाने के कारण हो सकता है। मस्तिष्क में रक्त संचार में किसी प्रकार की रुकावट के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसे स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात कहा जाता है। वहीं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने पर समय के साथ धीरे धीरे हृदय की रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और प्लाक बन जाते हैं। प्लाक बनने के कारण कॉर्नरी धमनी सिकुड़ जाती है और उसका रास्ता सकरा हो जाता है, जिसके कारण हृदय को कम मात्रा में रक्त प्राप्त होता है और व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय धमनी में अवरोध के कारण यदि हृदय को रक्त की आपूर्ति न हो तो व्यक्ति को हृदयाघात या दिल का दौरा पड़ जाता है। स्ट्रोक और हृदयाघात दोनों ही मामलों में व्यक्ति को जल्द से जल्द सही इलाज मिलना आवश्यक है। ऐसे में लापरवाही या कुछ देर होने से व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्ट्रोक और हृदयाघात के लिए इलाज के बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मरीजों को सही समय पर सही उपचार नहीं मिल पाता। इसका कारण लक्षणों को लेकर लापरवाही या लक्षणों की पूर्ण जानकारी न होना माना जा सकता है। अधिकांश लोग जिन्हें स्ट्रोक हुआ हो या एक बार दिल का दौरा पड़ चुका हो, उन्हें दोबारा इसके होने की संभावना रहती है, इसलिए उन्हें अपने आप को लेकर विशेष सावधानी रखना आवश्यक होता है। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। सर्दियों के मौसम में न सिर्फ लोग तरह तरह की चीजें खाना पसंद करते हैं, बल्कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, यानी शारीरिक निष्क्रियता होती है, क्योंकि अधिकतर दिन जो है वो घर के अंदर ही बीतता है। ऐसे में किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए, हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी समस्याओं की संभावना को कैसे कम किया जाए और विशेष तौर पर खान पान को लेकर क्या ध्यान रखना है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा वर्मा, हेड डायटेटिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर नीतीश नायक, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
and Dr. M.V. Padma Srivastav, Chairperson Neurology, Paras Health, Gurugram. अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। जब बात आती है हृदयाघात या स्ट्रोक की, तो ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है, ऐसे में कैसे प्रबंधन करना है, तुरंत क्या करना है, जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23387031 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है अपने स्वास्थ्य को इस सर्दी के मौसम में और क्या सावधानियां आपको रखनी है आने वाले महीनों के लिए। सबसे पहले डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहेंगे, वैसे तो जो सर्दियों का मौसम है उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से एक स्वस्थ मौसम, सेहतमंद मौसम माना जाता है। किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है हमारे स्वास्थ्य पर और कौन से वो लोग हैं जिन्हें कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता अधिक होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किरण। तो इसमें जो है कि जो कोल्ड वेदर, ये जो हमारा जो इस मौसम में, इसके साथ आप आजकल तो ये भी देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, जी, ये प्रदूषण जो है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स जो है स्वास्थ्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो खास तौर से ये जो एज ग्रुप है, तो ये तो सबको पता है कि जो एल्डरली है उनका ऊपर, और जिनको जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, जिनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनकी डायबिटीज़ है, जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एंड जिनकी तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम भी है, जो स्मोक करते, धूम्रपान करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी है, उन लोगों में ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मौसम और पोल्यूशन के बारे में आई थिंक खास तौर पे थोड़े बहुत बाद में हम बात भी कर सकते हैं जी। पर अगर मौसम ही देखें तो इनमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा धीमी हो जाती है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, तो इनमें हमारा खान पान का भी जो थोड़ा सा संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसके वजह से शुगर भी बढ़ जाती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्लड प्रेशर किरण, ये बढ़ सकता है। और खास तौर पे अगर हम स्ट्रोक या ब्रेन अटैक देखें तो ये देखा गया है कि सीजनल वेरिएशन है, और इस मौसम में जो खून की नली फटना, जो ब्लीडिंग रिस्क या हिमरेजिक स्ट्रोक की रिस्क जो है काफी हद तक बढ़ता है। और ये देखा गया कि ये इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से जो लेवल में पहुंच जाते हैं जिसमें खून की नली फट सकता है। तो सीजनल वेरिएशन और प्रदूषण के वजह से जो प्रॉब्लम्स और ब्रेन अटैक्स हो रहा है, वो भी खास तौर पे इस सीजन में जुड़े रहते हैं। तो सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो एक्सपोजर है, जो वेरिएशन जो ना, हम अंदर हीटर के सामने बैठे, एकदम से बहुत ठंडे मौसम में चले गए, या हमारा रिस्क फैक्टर्स को खास तौर से ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, ये नहीं किया, या जो दवाई ठीक से नहीं लिए, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हैं या बेपरवाह होते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए जटिलताएं बढ़ा सकता है। डॉक्टर नीतीश नायक, न सिर्फ वृद्ध लोग या ऐसे लोग जिनकी सेहत कुछ खराब है, आजकल हमने देखा है कि बहुत से यंग जो लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि वो फिटनेस फ्रीक हैं या अपनी सेहत को लेकर बहुत अधिक सतर्क रहते हैं, उनमें भी देखा गया कि अभी तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एकदम से उनको सीने में दर्द हुआ, बेहोशी आई और पता चला कि हृदयाघात हो गया। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है, प्रदूषण भी है, सर्द मौसम आने लगा है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, विशेष तौर पर अगर बात की जाए हृदय की और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, और कितना एक हानिकारक या घातक सिद्ध हो सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस मौसम में वर्ल्ड ओवर देखा जाता है कि जब ठंड का मौसम होता है, हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और इसके रीज़न जैसे डॉक्टर पद्मा ने ऑलरेडी हमें बताए हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, नाड़ियाँ सिकुड़ जाना, खान पान में चेंज होने के कारण ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पर इसके अलावा जैसे एयर पोल्यूशन है, और एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस हैं,
क्योंकि देखा गया है कि जब ये कोल्ड वेदर होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कोल्ड कॉफ होता है, और ये कई बार इनके कारण भी हार्ट की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जब आप कोई एक्सरसाइज करो जिसमें आप कोल्ड वेदर में एक्सपोज्ड हो, तो आपकी नाड़ियाँ और सिकुड़ सकती हैं, ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है, और कई बार माइनर सी एक्टिविटी से भी, कि जिसको पहले चेस्ट पेन हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो वो सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये सब ध्यान में रखने की बातें होती हैं। इसमें कई बार आपका ब्लड की जो हम बोलते हैं वो कोएगुलेशन, मतलब वो थिक हो जाता है और इसमें क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में स्पेशली जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत ध्यान रखना है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं है, जो बिल्कुल अदरवाइज स्वस्थ हैं, उनको भी अपना हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, कोल्ड एक्सपोजर से बचना है जी। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, कोल्ड वेदर में आपको एक्सरसाइज करना, ये आपके सेहत के लिए हो सकता है ठीक ना हो। डॉक्टर नीतीश, ये भी कहा जाता है कि जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे हृदय को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है? यस, बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, हमारा हृदय एक दिन में 1 लाख बार बीट करता है, और यदि आप देखो तो उसमें जो वो ब्लड जो पंप करता है, वो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो एक दिन में जो आपका रक्त पूरे शरीर में घूमता है वो नियरली 17,000 किलोमीटर्स घूमता है। तो आप समझ लिए आपका हृदय कितना एक दिन में काम कर रहा है। आप यदि इंडिया की कोस्ट लाइन देखेंगे तो उसकी कोस्ट लाइन की लेंथ ही केवल 7,000 किलोमीटर है, पर आपका रक्त एक दिन में आपके पूरे शरीर में 17,000 किलोमीटर चलता है। तो इसलिए आपका हृदय काफ़ी काम कर रहा है। और यदि आप कोल्ड वेदर में अपने आप को एक्सपोज करते हो, ब्लड प्रेशर अपना आपका बढ़ रहा है, तो आप अपने हृदय पे और स्ट्रेन डाल रहे हैं, और इसलिए आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। जी, और इसीलिए वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें सर्दियों की शुरुआत से ही थोड़ा और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज कभी भी बताकर नहीं आती। डॉक्टर मनीषा, किस तरह के जो परिवर्तन आता है आदतों में, ये ऐसा मौसम है, मेवे भी होते हैं, देसी घी का हलवा, तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं, और शायद उनको जो है रोक पाना खुद को उनको खाने से वो बहुत मुश्किल सा लगता है। किस तरह से खान पान की जो आदतें हैं वो बढ़ा देती हैं संभावना ऐसे लोगों के लिए जिनको पहले से ही हृदयाघात या स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है, हाइपरटेंसिव हैं? कितना ज़्यादा आप मानती हैं कि एडिशन हो जाता है उस खतरे में जब हमारा खान पान ठीक नहीं होता? जी बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा, सर्दियों के मौसम में देसी घी जैसे आपने बोला उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। यूजुअली क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में ये मिथ्स भी होते हैं कि थोड़ी ज़्यादा हमें गर्म तहसील वाली चीज़ें खानी चाहिए, तो उसको लेकर जो नट्स का कंजम्पशन है या फिर किसी भी फॉर्म में जैसे पिन्नी खा ली, पंजीरी खा ली, उसमें घी जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो जो हृदय से ये रोग से जो लोग हैं तो उन्हें इस चीज़ से परहेज करना चाहिए कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनके डाइट में वो कम मात्रा में जाएं। बल्कि सर्दियों में आप देखा जाएगा कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहेगा, जिसमें आपकी पालक आ गई, बाथू आ गया, तो बहुत सारी ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी मोटे अनाज की, जैसे कि बाजरा हो गया, रागी हो गया, जवार हो गया, ये सब आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वही आपको विंटर सीजन में लेने चाहिए, और जो ज़्यादा घी का कंजम्पशन है उसको आपको कम करना चाहिए। जी डॉक्टर पद्मा, आपने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, जिनके अंदर अगर डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है पहले से, वो तो सतर्क रहे। उसके अलावा किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने की आवश्यकता होगी, और कौन से चेक्स आपको लगता है कि शुरुआत में ही करवा लेने चाहिए? क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ना शुरू होती है बॉडी का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बदलता है। क्या कोई व्यक्ति हाई रिस्क ग्रुप में आता है या नहीं, इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए? इम्पॉर्टेंट है किरण, ये तो आपने सही बता के जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, जिसको पहले कोई माइनर सा स्ट्रोक हो गया, माइनर हार्ट अटैक हो गया, बच तो गया है और दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर हम देखा गया है कि ब्लड प्रेशर तो ठीक हो गया तो बीपी की दवाई क्यों ले,
ये भी होता है कि सर्दी की मौसम है, हम ज़्यादा वक्त जैसे बिस्तर पे स्पेंड कर दिया, सुबह सुबह उठ नहीं पाए, देन ये जो दवाई की जो टाइमिंग होती है वो भी चेंज हो जाता है। सुबह की दवाई हम दोपहर को ले रहे हैं और मैं तो ठीक हूँ, एक दवाई तो मिस हो गया, अब वो ही बहुत खतरनाक हो सकता है। स्पेशली जो ब्लड प्रेशर की दवाएं, ये नहीं सोचना कि मेरी बीपी अभी ठीक है तो मैं दवाई छोड़ सकती हूँ, ये बहुत ऐसे क्यों लगातार क्यों लेना है, चलो भाई ये तो ऐसे ही बहुत गर्म दवा है हम छोड़ दें। ये अक्सर देखा जाता है किरण, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनकी जो स्ट्रोक से आ गया या हार्ट अटैक से आ गया, उनकी बीपी नाप के देखे तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और हम पूछते हैं कि आपने दवाई नहीं लिया क्या, तो कहते हम तो रोज लेते हैं, बस एक दो बार मिस तो हो गई। वो एक दो बार मिस ही बहुत खतरनाक हो सकता है, तो लापरवाही नहीं करना जो आपको ऑलरेडी जो दवाई चल रही, तो अपना ये जो सेहत का ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जो आपने कहा कि जिसको प्रॉब्लम नहीं हुआ वो क्या करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू कीप देयर जो लाइफ हेल्थी रहना है। दो चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, पर जो बाहर जाके जो प्रदूषण में सर्दियों के मौसम में वहां जाके आप जैसे दौड़ रहे हैं, मैंने अक्सर देखा मास्क पहन लिया और दौड़ रहे जी, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप मास्क पहन के नहीं दौड़ सकते हैं। आप सोचते हैं कि प्रदूषण से तो मेरी N95 मास्क हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं फिजिकल एक्टिव, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए, सारे ऑर्गन्स के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो किस तरह आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, ये एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्योंकि जब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी सर्दी के मौसम में करते हो, आपकी बीपी एकदम से शूट होने की संभावना है और हार्ट रेट भी, जैसे प्रोफेसर नायक ने कहा, वो भी इरेगुलर हो सकता है। ये दोनों चीज़ें से क्लॉट्स बनती है, क्लॉट दिमाग में भी जा सकती है, बाकी ऑर्गन्स में भी जा सकता है। तो जो लोग फिजिकल फिटनेस जो सेहत के लिए बहुत काम भी करते हैं, उनको भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप कौन से एटमॉस्फेयर में आप एक्टिविटी कर रहे हो। इसमें मैंने देखा गया कि अगर घर के अंदर भी आप योगा कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इट इज सेफ, एक्टिविटी भी है और आपका प्रोटेक्शन भी चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो आई थिंक जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि जो सर्दी के मौसम में मक्खी की रोटी और साग शायद इज अ गुड थिंग, तो ऑब्वियसली डाइटरी आएगा। तो हम बार बार उसी के ऊपर तो हमारे कि रिस्क फैक्टर्स को देख लीजिए, उसके ध्यान रख लीजिए, लाइफस्टाइल अपना सही रहा, सर्दी के मौसम हो, गर्मी के मौसम हो, जहां भी हो आप सही सलामत रहेंगे। जी, तो सेहत को लेकर सतर्कता के लिए जानकारी बहुत आवश्यक है और जानकारी लेने के लिए प्रश्न किया है कृष्णपुरी जी है हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार साहब, मेरी एज जो है 78 है साहब जी। मेरी एज 78 है और कोलेस्ट्रॉल 193 है। तो नॉर्मल कितना होता साहब? क्या नॉर्मल जानना चाह रहे हैं आप? कोलेस्ट्रॉल का लेवल? कोलेस्ट्रॉल 193 है। 193 है। डॉक्टर नीतीश? यस, कोलेस्ट्रॉल 193 आपका बिल्कुल ठीक है, पर ध्यान रखिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल हर एज के लिए अलग होता है। 78 इयर्स इन्होंने कहा इनकी एज को। 78 के लिए बहुत अच्छा लेवल है 193। पर एक चीज जो मैं बताना चाहूँगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो नॉर्मल होता है हर एज के लिए अलग होता है, और इन पर जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हम चाहते हैं कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो हम चाहते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना कम रहे उतना बेटर होता है। स्पेशली यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम उसका लेवल चाहते हैं कई बार 100 से नीचे हो, कई बार 70 के नीचे भी हो। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम चाहते हैं कि वो 40 के ऊपर मेंटेन करा जाए। तो आपका कोलेस्ट्रॉल, यदि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने बताया टोटल कोलेस्ट्रॉल 193, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर नीतीश, आजकल का जो मौसम चल रहा है जहां तापमान भी थोड़ा सा कम होने लगा है और प्रदूषण भी है, ऐसे में बहुत बार हम सभी के साथ ऐसा होता है कि सर भारी सा लगता है,
छाती में जकड़न सी महसूस होती है। ऐसे में व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि ये जो लक्षण आ रहे हैं ये प्रदूषण के कारण है या फिर हृदय के साथ कुछ गड़बड़ होने लगी है। किस तरह से लक्षणों को पहचानना चाहिए? बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब हृदयाघात आता है उस मामले में भी शायद ये गैस का पेन है या एसिडिटी की वजह से हो रहा है, ये सोचकर ही समय काफी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी मेडिकेशन खुद ही की जाती है। किस तरह से बताना चाहेंगे वो लक्षण जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, और अगर वो हो तो तुरंत ही एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हमने देखा है कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में हमारे यहाँ हार्ट अटैक के कारण जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो पेशेंट्स जनरली घर पे रहते हैं, वो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम हार्ट की नहीं, ये गैस की प्रॉब्लम है, या मेरे को कुछ ऐसी अनईजीनेस लग रही है या चेस्ट की प्रॉब्लम है। इसको हम बोलते हैं पेशेंट रिलेटेड डिले, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि कई बार हार्ट का जब तक वो इलाज के लिए पहुंचते हैं हार्ट डैमेज हो चुका होता है और हम हार्ट को फिर रिवाइव नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी को छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, थ्रोट में भी पेन हो रहा है, या उनको जॉज में भी पेन हो रहा है, यदि वो चलने से, काम करने से बढ़ रहा है या बैठे बैठे हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है, चक्कर आया है, तो इसको डिले ना करें। आप सबसे पास जो स्वास्थ्य फैसिलिटी है उसके पास पहुँचें, अपना चेक कराएं, ईसीजी आपका देखा जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करा जाएगा, आपका एग्जामिनेशन करा जाएगा, हो सकता है कोई ब्लड टेस्ट भी हो, और उसके बाद आपको अपना ठीक एडवाइस दिया जाए। घर बैठ के अपने आप सेल्फ मेडिकेट करके आप अपने आप को और प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर एक गोल्डन आवर होता है। यदि आप उस गोल्डन आवर के बीच में आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच गए, उन्होंने आपके कंडीशन रिकग्नाइज कर ली, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो आपके हार्ट को कोई डैमेज नहीं होगा और एक बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ, एक रेगुलर लाइफ आप जी सकते हैं, और हार्ट अटैक होने के बावजूद भी आपको कोई भी परेशानी आगे जीवन में नहीं होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि आपको कोई तकलीफ हो रही हो, आप घर में ना बैठे रहें, सबसे पास जो स्वास्थ्य फैसिलिटी है वहाँ पहुँचें और अपना इलाज वहाँ पे शुरू कराएं। जी किरण, एक्चुअली मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये तो एक्चुअली हार्ट अटैक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोक में भी गोल्डन आवर बहुत ब्रेन अटैक तो एक्चुअली और भी लोग लापरवाही कर लेते, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये ब्रेन अटैक है। छाती में दर्द तो एटलीस्ट वो सोचते हैं कि हाँ छाती में कुछ हो रहा है। ब्रेन अटैक जिस तरह के ये प्रसन्न होती है, कई वैरायटी से, एकदम से खाली लकवा नहीं कि हाथ पैर एकदम से काम करना बंद कर दिया, कई जैसे एकदम से सिर दर्द हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि भैया ये तो हो सकता है माइग्रेन आ गया, और अक्सर ये जो कोल्ड वेदर में अगर एकदम से सर फटने की दर्द हो तो उसको लापरवाही नहीं करना, ये नहीं सोचना मेरा माइग्रेन ही अटैक हो रहा है, और ये किसी एज में हो सकता है। तो इनमें हो सकता है कि जो एन्यूरिज्म है वो बर्स्ट होती है, खून की नली फटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी ब्रेन अटैक के लक्षण जो है, एकदम से हमारा जो ब्रेन की फंक्शन बंद कर देती है, रोशनी चली गई, बोली बंद हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरह से बैलेंस बिगड़ गया। यही नहीं कि हाथ पैर एकदम से काम करना बंद कर दिया। यूजुअली पक्षाघात, लकवा हम इससे जोड़ते, बाकी चीजें हमें नजर नहीं आती। तो ये देखना है कि जो वी से बी फास्ट, BEFAST, बी मतलब बैलेंस, एकदम से हमारा जो बैलेंस बिगड़ा, आंखों की रोशनी एकदम से कम हुआ या दिख नहीं रहा है, कोई मुंह टेढ़ा हुआ, आपकी हाथ जो है एकदम से गिर रही है, पकड़ में नहीं आ रहा, मजबूती नहीं हो रही है, स्माइल करके एक एक तरह से आपकी स्पीच मतलब आपकी बोली बिगड़ गई, समझ में नहीं आ रहा, उटपटांग बोल रहे या शब्द ही नहीं निकल रहा, तो रिमेम्बर कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है। और इसमें जो टाइम है और भी महत्वपूर्ण। डॉक्टर पद्मा, क्या ये जो लक्षण आप बता रही हैं ये महत्वपूर्ण है कि ये पूरे शरीर में हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फेस पर ही इस तरह के लक्षण नजर आए? तो फेस पर भी लग सकता है, हालांकि एक है एक बेल्स पॉल्सी है, वो वायरल इन्फेक्शन होती है, तो उसमें भी एक मुंह टेढ़ा होगा, आंख बंद नहीं होती है, वो वायरल है, वो एक स्ट्रोक नहीं है।
पर स्ट्रोक में भी ये लक्षण हो सकता है। तो ये सब आप घर में बैठ के नहीं तैयार करना। अगर ऐसे हुआ तो तुरंत आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में आपको पहुंचना है। और स्ट्रोक में ये भी कहा जाता है कि आप छोटे मोटे जगह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्ट्रोक की ट्रीटमेंट आपकी खून की नली बंद हुआ तो उसको दोबारा प्रवाह चालू करनी है। उसके लिए जो इलाज होती है, या वो इंट्रावीनस तरीके देखें या वायर लगा के उसको क्लॉट को निकालें, वो बड़े हॉस्पिटल्स में होते। तो नज़दीकी तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल या बड़ा हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम इज ब्रेन। जी, और हृदय के बात की जाए तो टाइम इज लाइफ, इसलिए आप अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर मनीषा, आपके लिए एक प्रश्न है। सुचित्रा है, वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या जिस तरह कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, सर्दियों के मौसम में इन्हें आइसक्रीम्स और ठंडी चीजें खाना पसंद है। अगर अधिक ठंडी चीजों का सेवन सर्दी में किया जाए तो क्या सर्दी का प्रभाव कम होता है? और दूसरा सवाल है राहुल का, वो ये कह रहे हैं कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि अगर आप अल्कोहल का सेवन अधिक करेंगे तो उससे शरीर में गर्मी रहती है, एनर्जी ज्यादा रहती है। क्या ये बात सही है? जैसे कि अभी आपने बोला कि ठंडे के मौसम में आइसक्रीम खाने का मन है, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड है, कभी कभी चल गया, बट अगर इसमें क्या है, भरपूर मात्रा में बहुत सारी कैलोरीज, मीठा पाया जाता है, और जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट है उन्हें ये सब अवॉइड करना चाहिए, जो भी मीठी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो अल्कोहल की आपने बात कही है, तो एज अ डाइटिशियन या डॉक्टर्स भी बोल लो, मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर नीतीश भी हैं, मैम भी हैं, तो जो हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आप देखोगे कि अगर आप 1 ग्राम अल्कोहल की बात करेंगे वो हमें 7 किलो कैलोरीज देता है, और जो इसके सोर्सेज हैं इसमें जो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट से बनता है तो हाई होता है। तो ये जो आपका मिथ है कि हाँ ठीक है आप अल्कोहल पियोगे तो एनर्जी या फिर आप ठंड से बच सकते हो, तो इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। तो हम तो ये कभी भी ये रेकमेंड नहीं कर सकते कि अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होगा। जी, और ये भी कहा जाता है कि उससे भी जटिलता बढ़ सकती है, क्योंकि नर्व्स डायलेट हो जाती हैं, जो आपकी स्वास्थ्य के लिए खतरे को बढ़ा सकता है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों का मौसम किस तरह से प्रभावित करता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, हमारे हृदय को, मस्तिष्क को और रक्त वाहिकाओं को। ये जानकारी जारी रखेंगे विशेषज्ञों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि सर्दी के मौसम में कैसे अपने हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, समस्याओं से बचाव करना है। फिलहाल एक कॉलर है वाराणसी से फोन लाइन पर हमारे साथ, देवी किशन जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
हाँ मैम, ये कह रहे हैं हम जो है जी कि हमारा जो है वो काफी मेहनत करने से या किसी कारणवश हमारा जो है नस जो है फट, हृदय का नस डैमेज हो गया था। उस समय कोलेस्ट्रॉल हमारा 180 था, लेकिन हो गया अब किसी कारणवश हमारा जो है वो उसका जो है हमने स्टंट लग गया लखनऊ से, स्टंट लगवा लिया, एक तो लगा है जी, तो स्टंट लग गया है, अब चल रहा है। लेकिन सोच रहे सर ठंडी में मैम, जैसे ठंडी पड़ रहा तो जो आपका ये सुन रहे हैं तो ठंडी में क्या इससे प्रॉब्लम हो सकती है? कोलेस्ट्रॉल हमारा 102 है, हमारा उम्र 50 साल है जी। और हम थोड़ा घूमने जाने वाले थे शिमला कुल्लू मनाली, इस बीच में दिसंबर में टिकट है हमारा जो है लास्ट में, तो वही सोच रहे थे क्या है जाना उस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है डॉक्टर नीतीश। किस तरह से समझाना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो इन सर्दियों के मौसम में हिल स्टेशन घूमना पसंद करते हैं, इनको स्टेंट लगा हुआ है, किस तरह की सावधानी और कितना सुरक्षित हो सकता है बहुत ठंडे मौसम में जाना? तो आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि आपको एक स्टेंट लगा हुआ है, अब आप कुल्लू मनाली घूमना जाना चाहते हैं, आप क्या सावधानी बरत सकते हैं? भाई हम ये कहेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, आप अपने आप को एक्सट्रीमिटीज़ अपना सिर कान आराम से ढकिए, बिल्कुल कोल्ड वेदर में मत चलिए, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा होती है, फेस पे लगती है, हाथ पे लगे, शरीर पे लगे, तो वो आपकी नाड़ियों को सिकुड़ कर सकती हैं। और इसमें आप तेज़ नहीं चलिए, आराम से चलिए, जितना आप टहल सकते हैं। बर्फ़ में ऐसी ठंडी जगह में जाने में डेफिनेटली आपको यदि कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप रुक जाएं और उस एक्टिविटी में परसिस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जाओ, आप ट्रैवल कर सकते हो, पर सावधानियों के साथ आप रह सकते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का पूरा जो भी इलाज है वो लेते रहें, दवाइयाँ ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखा गया है कि गर्मी में और सर्दी में ब्लड प्रेशर में काफ़ी अंतर आता है, और आप अपने विशेषज्ञ से सलाह करें और अपना इलाज ठीक से करें। आप ज़रूर जाइए, कुल्लू मनाली में घूम के आइए, पर ये सब सावधानियां लें। जी, और जो लोग बाहर घूमने की सोच रहे हैं वो अगर अपने पैरामीटर्स भी एक बार जांच करके चेक करवा लें तो बहुत जो है पिक्चर साफ हो जाएगी कि क्या स्थिति है उनके स्वास्थ्य की और कितना अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर मनीषा, किस तरह से व्यक्ति को अपना डाइट प्लान बनाना चाहिए? क्योंकि अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रिस्क ग्रुप से बाहर आता है, सभी को कहीं ना कहीं खतरा है क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है। हम सभी को सर्दियों के मौसम में किस तरह से अपने एक दिन की रूटीन डाइट प्लान करनी चाहिए जिससे एनर्जी भी बढ़ती रहे, वजन ना बढ़े और साथ ही तापमान भी शरीर का कहीं ना कहीं नियंत्रित रहे और हमें पोषण पूरा प्राप्त हो? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जैसे आपने बोला कि हमें किस तरह के पूरे दिन की डाइट रखनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि जो एक बैलेंस डाइट होती है जिसे हम पौष्टिक आहार बोलते हैं, जिसमें हमारे फूड ग्रुप सभी आ जाते हैं, जैसे कि दूध से बनी चीज़ें आ गई आपकी, इसमें फल और सब्जियां आ गई आपकी, सीरियल्स आ गए, पल्सेस आ गए, फैट्स एंड ऑयल्स और नट्स आ गए, जो एक हमारा फूड पिरामिड होता है। जैसे ICMR की रिकमेंडेशन के हिसाब से कि जो हमें सबसे ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए, तो वो है फल और सब्जियां। फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली आप देखते हो कि हम नॉर्थ इंडियंस बोल लीजिए या इंडिया में यही प्रचलन है कि वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी डाइट में हम देखेंगे कि अनाज ज़्यादा खा रहे हैं। अगर मैं डाइटरी रिकॉल किसी भी पेशेंट का लूँ तो यही होता है, सुबह मैडम 2 रोटी खाई, सब्जी खाई, दोपहर को 2 रोटी सब्जी खाई, दाल खा ली, तो उसमें प्रोटीन भी डेफिशिएंट है। प्रोटीन कोई भी मात्रा में, जो हमारे 3 मेजर मील है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें बहुत कमी पाई जाती है। अगर मैं फल की बात करूं, मैं पूछूं उनसे डाइटरी रिकॉल लूं तो वो बोलेंगे मैम हफ्ते में 1 या 2 बार कभी कभी हम ले लेते हैं, जबकि जो अवेयर हैं वो डेली फल कंज्यूम कर रहे हैं। पर बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की ऐसी है कि जो भी पौष्टिक तत्व हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलने हैं वो हमारी डाइट में डेफिशिएंट है। यूजुअली अनाज पे डिपेंडेंट डाइट है। तो मैं यूजुअली मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं जिसपे आपके सारे पौष्टिक तत्व
प्रेजेंट हैं, तो आप सभी सही अमाउंट में लीजिए। फल और सब्जियों का सेवन भी कीजिए, थोड़े नट्स भी ऐड कीजिए, ऑयल्स एंड फैट्स जो है वो आपकी जितनी रिकमेंडेड अमाउंट है उसके हिसाब से लीजिए। अनाज लीजिए, मोटे अनाज शामिल कर सकते हैं, और जो दालें हैं, दूध है, प्रोटीन किसी भी फॉर्म में आपको मेजर मील्स में ऐड करना होगा। और साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे डॉक्टर पद्मा उस पर बार बार मैम फोकस कर रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं इनसे हमें बचने के लिए तो आपकी एक वेल बैलेंस डाइट वो लाइफ के हर पार्ट में होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि जो भी जब हम कंसीव करती है लेडी, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसकी डाइट से लेके एल्डरली तक जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं उसमें आपके चिल्ड्रन आगे, अडल्ट्स आगे, एल्डरली आगे, तो हर स्टेज में जितना आपको पौष्टिक तत्व लेने चाहिए वो शुरू से ही लेने चाहिए। तभी जो आपका लाइफ का जो लाइफ साइकिल है तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, और साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। क्योंकि आहार न सिर्फ हमारी सेहत का आधार होता है बल्कि जब बात आती है रोगों से बचाव की तो एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। इसलिए अगर आप बीमारियों से बचाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पोषण और आहार पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, बहुत बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि हल्के से कुछ लक्षण आए, हल्का सा कहीं महसूस हुआ, कुछ क्षणों के लिए लक्षण रहे और फिर वो दूर हो गए। उसमें व्यक्ति को लगता है, समझ ही नहीं आता कि क्या ये समस्या थी, और कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाता है। TIAs को किस तरह से समझाना चाहेंगी और कितना आवश्यक है कि अगर एक मामूली सा संकेत भी हुआ है, कम समय के लिए हुआ है, तब भी उस पर ध्यान दिया जाए? तो इसको कहते हैं ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, TIA जो आप सही फरमाया। तो ये ट्रांजिएंट मतलब आया चला गया, इश्केमिया मतलब खून की सप्लाई में प्रॉब्लम हुई, तो ये एक वार्निंग समझना है। यूजुअली भगवान वार्निंग देता नहीं है, जो लकवा होता है एकदम से बहुत बुरी तरह से ब्रेन अटैक आ सकता है। कहीं टाइम पे ये वार्निंग भी दिया जाता है, तो उसको पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है जैसे हमारा एकदम से एक आंख में लगता है कि जैसे पर्दा आ गया सामने, कुछ दिखाई नहीं देता, 5 मिनट में आपने ऐसे मसला वो ठीक भी हो जाती है। तो हम सोचते हैं कुछ गिरा होगा, कुछ ऐसे हो गया होगा, कोई नहीं, दोबारा नहीं आएगी, डॉक्टर के पास क्यों जाए, अभी तो मैं ठीक हूँ। तो ये हम लापरवाही कर लेते हैं, पर वो वार्निंग है। ये वार्निंग है कि जो मेन खून की नली, अपने ये छोटी उंगलियां आप ले लीजिए और यहाँ रख लेना, तो आपके गर्दन में ये आपकी छोटी उंगली है, आपकी जो मेन खून की नली की जो साइज है। तो ये जो यहाँ पे ये दोनों ब्रांच होती है और एक अंदर जाते हैं, एक ऊपर जाता है। जो अंदर जा रही है उसकी मेन एक ब्रांच है जो आंख की जो सप्लाई करती है, वो अगर थोड़ा सा ब्लॉक हुआ, हो सकता है वो ब्लॉक अपने आप रफ्तार दोबारा खुल गई, इसलिए ये 5 मिनट के लिए रही है, पर वो दोबारा हो जाएगा। अगर पूरी तरह बंद हो गया तो रोशनी ही नहीं, आपके एक हाथ पैर भी गिर जाती है। तो ये ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, ये आंख की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हुई, उठपटांग बोले, 5 मिनट में ठीक हो गया, या थोड़ा सा ये चेहरा ऐसे हुआ, लगा कि कुछ ठीक नहीं लग रही है, पर दोबारा देखा ठीक हो गया, या थोड़ा सा आपकी हाथ पैर में ऐसे नहीं पकड़ पाए, उसके बाद पकड़ आ गया। तो ये सारे लक्षण जो एकदम से हुआ, कुछ क्षणों में ठीक हो गया, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट, इसको TIA कहते हैं। इसको बिल्कुल आप वार्निंग समझ के जाइएगा, और जब आप अपने क्लिनिशियन के पास जाएंगे हॉस्पिटल में, ये इन्वेस्टिगेशंस होगा, खून की रफ्तार ठीक से ब्रेन के अंदर वो जो प्रवाह ठीक है या नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलता है। जैसे ही हार्ट की जो सप्लाई में कोई रुकावट हुआ, उसके लिए स्टेंट डाल दिया या सर्जरी हुआ, तो इसी तरह खून की ये जो प्रवाह में कोई प्रॉब्लम है तो दवाई के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। ज़्यादा ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो स्टेंट डाल के उसको खोल सकते हैं। तो ये बाकी जो बड़े अटैक होने से पहले ही उसको रोक सकते हैं। तो ये TIA इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ वार्निंग फॉर अ ब्रेन अटैक। जी, और वार्निंग सभी को नहीं मिलती, तो अगर आपको ऐसा कोई चेतावनी मिल रही है, कोई संकेत आ रहा है, तो अपने आप को खुशनसीब समझें, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाएं और ये जान लें कि खतरा कितना बड़ा है। फिलहाल एक कॉलर है, मनोहर जी हैं हिमाचल से फोन लाइन पर।
मनोहर जी, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल है कि मेरे हल्का दर्द सीने में अगर होता है तो उसकी पहचान कैसे करें कि वो हार्ट अटैक है जी? क्योंकि बार बार बताते हैं कि सीने में दर्द है, तो उसका कैसी पहचान करें, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं, पूछना चाहता हूँ डॉक्टर। बार बार सीने में दर्द या चुभन महसूस होती है, इससे जुड़ा एक और भी सवाल है डॉक्टर नीतीश। राधिका है, वो ये पूछ रही हैं कि अगर सुई सी चुभती रहती है सीने में बार बार, क्या ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है? तो जनरली हमारा कहने का मतलब होता है कि यदि आपको शार्प पेन हो रहा है, जैसे सुई लग रही है, किसी एक पॉइंट पे पेन हो रहा है, तो ये जनरली हार्ट का पेन नहीं होता, ये मस्कुलर पेन होते हैं। क्योंकि मस्कुलर पेन भी चेस्ट में हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में हो सकते हैं, सेंटर में हो सकते हैं, राइट साइड में हो सकते हैं, और ये कई यूजली शार्प पेन होते हैं, किसी एक तरफ होते हैं, किसी पोजीशन से हो सकते हैं। पर ये इसका विश्लेषण ये आपको नहीं करना चाहिए। जनरली आप एक विशेषज्ञ से मिलें जो आपको एक बार चेक करें, क्योंकि हार्ट का पेन एक किसी भी पेन को मिमिक कर सकता है। और आप अपने कई बार ज़्यादातर हमने देखा है पेशेंट सोचते हैं कि हमको पहले गैस्ट्रिक का पेन हो रहा था, अभी भी वो गैस्ट्रिक का पेन हो रहा है, कुछ जलन हो रही है, कुछ तकलीफ अजीब सी लग रही है, नॉर्मल नहीं लग रहा, हो सकता है हम एसिडिटी की दवाई ले लें और इससे ये पेन ठीक हो जाए। पर ये जो आपका एनालिसिस है ये एक डॉक्टर को करने दीजिए, आप अपने आप खुद घर में बैठ के इसका ना सोचें। जनरली पर हार्ट का पेन ऐसा पेन होगा जिससे आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, वो इतना सीवियर पेन होगा, उससे स्वेटिंग हो सकती है, आपको जरा से 2-4 कदम लेने से भी वो पेन बढ़ सकता है, और यदि आप रेस्ट करेंगे तो वो पेन ठीक हो जाता है। यदि आपने सॉर्बिट्रेट यदि आप पहले से हार्ट के मरीज हैं और आपको थोड़ा सा ही चलने में पेन हो रहा है तो आप एक सॉर्बिट्रेट लेके अपना पेन को रिलीव कर सकते हैं। पर यदि किसी को पहले कभी पेन नहीं हुआ, ये सब खुद इलाज या एनालिसिस खुद नहीं करनी चाहिए और ये विशेषज्ञ के पास जाके अपना इलाज खुद कराना चाहिए। घर बैठ के अपना ट्रीटमेंट खुद बिल्कुल ना करें। डॉक्टर नीतीश, एंजाइना भी एक स्थिति होती है, क्या फर्क होता है एंजाइना के पेन में और अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है उसमें? एंजाइना पेन ऐसा होता है जो आपको चलने पे, काम करने पे चेस्ट में हेवीनेस हो, डिस्कम्फर्ट हो, चेस्ट में हो या बाजू में हो या गर्दन में हो या जॉज में हो, और आप जब बैठ जाएं, रेस्ट करें तो ये पेन ठीक हो जाता है। तो ये एंजाइना के पेन होता है। कई बार ये आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने पे होता है, या सीढ़ियाँ पे चढ़ने पे होता है, या बहुत एक कोई भारी चीज़ लेके तेज़ चलने पे या हेवी वर्क करने पे ये पेन होता है। तो इसे एंजाइना का पेन बोलते हैं। और ये एंजाइना का पेन ये एक अक्यूट इमरजेंसी नहीं है, बट यस ये एक ऐसा पेन है जिसको आपको डॉक्टर को बताना है और वो उसके लिए वो आप आगे आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। पर हार्ट अटैक का पेन जो होता है वो एक बहुत सीवियर पेन होता है, वो बैठे बैठे पेन हो जाता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस रेस्ट कर रहे हैं या तो आप आराम कर रहे हैं, और एकदम से सीवियर पेन हो जाए, डिस्कम्फर्ट हो जाए। कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट्स होते हैं या एल्डरली पर्सन्स होते हैं, उनमें पेन नहीं होता, उनमें केवल सांस फूलता है, बैठे बैठे एकदम से बहुत सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, सांस नहीं ली जा रहा, घुटन हो रही है, लेटा नहीं जा रहा, ये भी एक एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, हार्ट अटैक इक्विवेलेंट पेन होता है, और ये पेन बैठे बैठे होता है। पर ये पेन एक इमरजेंसी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और फ़ौरन जल्द से जल्द आपको अपने डॉक्टर के पास पहुंचना है। वहाँ पे वो आपको ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस देंगे, जैसे एस्पिरिन होता है, क्लोपिडोग्रल होता है या अदर दवाइयाँ होती हैं जी। एक इंजेक्शन भी दिया जाता है और हो सकता है आपको एक स्टेंट डालने की भी ज़रूरत हो। तो इस पेन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और एकदम से आप हेल्थ फैसिलिटी के पास पहुँचे। राइट डॉक्टर पद्मा, जब किसी को ऐसी संभावना होती है या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद उसको स्ट्रोक हो रहा है, बहुत से लोग हैं जो ये प्रेफर करते हैं कि जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे एक एस्पिरिन की टैबलेट ले ली जाए तो शायद उससे आराम मिल जाएगा। कौन सी वो स्थिति है जिसमें इस दवा का उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ये अगेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रोफेसर नायक ने कहा, अगर हार्ट अटैक है, अगर लगता भी है तो एस्पिरिन दिया जाता है। नाउ ब्रेन अटैक में भी एस्पिरिन दिया जाता है, पर ये नहीं पता कि ब्रेन के अंदर वो जो अटैक हुआ, खून की नली बंद हुई
या खून की नली फट गई, तो ये कहते हैं ना कि जो हार्ट ब्लीड्स, पर हार्ट में ब्लीडिंग नहीं होता, ब्लीडिंग तो ब्रेन के अंदर होता है। तो ब्रेन अटैक में दो तरह के हैं। तो खून की नली जब जो बंद हो जाती है उसमें एस्पिरिन काम करती है, मगर खून की नली अगर फट गया जो ब्लीडिंग में एस्पिरिन नुकसान पहुंचाती है। डॉक्टर पद्मा, क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये जानना मुमकिन होता बिल्कुल है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने आप कुछ मत करना। अगर ये स्ट्रोक की संभावना लग रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास चले जाए, क्योंकि ये जो है कि क्या ये इस्चेमिक स्ट्रोक या क्लॉट से है या हेमरेजिक स्ट्रोक जहां ब्लीडिंग हुआ, तो ये तो सीटी स्कैन करने से ही पता चलता है। तो घर में बैठे बैठे नहीं पता चलता है। हालांकि ये जो ये लक्षण से कहीं बहुत सारा रिसर्च भी हुई है, बट बेस्ट होगा अगर हमें लगता है अटैक है तो तुरंत अपने आप कुछ मत करना, मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर मनीषा, एक और प्रश्न है आपके लिए। दो प्रश्न हैं। एक सुजीत है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनको डॉक्टर ने कहा है, उनको एक बार हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने कहा कि आपको किसी भी तरह का वसा युक्त आहार बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो क्या इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आ सकती है? किस तरह से जो फैट कंटेंट है उसको मैनेज किया जाए? दूसरा प्रश्न ये है कि ड्राई फ्रूट्स खाना कितनी मात्रा में उपयोगी होता है, यानी कितना लिमिट करें उसको, ये पूछ रही हैं कृष्णा जी। ओके, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि अगर हृदय रोगी है उसको वसा बिल्कुल भी जो हम बोले हमारी डाइट से निकाल नहीं सकते हम उसे। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल मतलब जब हम खाना बना रहे हैं जो कुकिंग में ऑयल जा रहा है उसे हम विजिबल फैट बोलेंगे। इनविजिबल मतलब जैसे कि हमारे दूध से बनी चीज़ें हैं उसमें जो फैट है, नट्स में जो फैट है, जो भी हमारे और खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो फैट पाया जाता है। तो हम जो कर सकते हैं वो यही है, जो विजिबल फैट है जिसमें हम कुकिंग करेंगे उसका हमें ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। वो आपके वेट के अकॉर्डिंग कैलोरीज मैनेजमेंट होता है, जिसमें आपका देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसमें ये नहीं है कि आपको टोटली फैट छोड़ना है, किस तरह का फैट लेना चाहिए, क्योंकि कुछ फैट्स अच्छे होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मूफा पूफा पाए जाते हैं। तो उसमें ये होती है रिकमेंडेशन कि हमें जो जैसे देसी घी हो गया या मक्खन हो गया, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना चाहिए या लिमिटेड जो भी उनकी मात्रा है 5 ग्राम तक या उसके हिसाब से होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपके हेल्दी फैट्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका दूसरा प्रश्न था उसमें पूछ सकती हूँ नट्स के लिए। हाँ जी, कितनी मात्रा ली जाए? नट्स के लिए जो भी आप नट्स लेंगे, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, सबसे पहले उससे आपको सोक करके खाना चाहिए ताकि जो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं। जो कैल्शियम या जो भी हमारे तत्व होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, वो आप देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं अखरोट हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो डेली आप 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं। और ज्यादा अमाउंट में जैसे काजू हो गया, ये इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स वगैरह होते हैं, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आलमंड्स ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, वो भी लिमिटेड रिकमेंडेड अमाउंट में देखना चाहिए कि उसको 6 to 7 पीसेस आलमंड्स हो गया, 1 अखरोट हो गया, वो आपकी कैलोरीज के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं किस तरह से हृदय और मस्तिष्क का ख्याल रखा जाए सर्दियों के मौसम में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। एक
ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। किस तरह से सर्दियों के मौसम में करनी है आपको देखभाल, कैसे रखना है हृदय और मस्तिष्क का ख्याल, ये बता रहे हैं विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा वर्मा, डॉक्टर नीतीश नायक, डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव। और ये समय है कुछ और जानकारी लेने का विशेषज्ञों से, कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पद्मा आपसे कि क्या स्ट्रोक सिर्फ सर्दियों में ही होता है? नहीं, सारे सीजन्स में हो सकते हैं। डॉक्टर नीतीश, क्या सिर्फ उन्हीं के लिए चिंता की बात है जिन्हें पहले हृदयाघात हो गया है? नहीं, सबके लिए ध्यान रखना है, केवल उन्हीं को ध्यान नहीं रखना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि अपने हार्ट को हेल्दी रखें। डॉक्टर मनीषा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना अधिक सर्दियों में खाएंगे वही साल भर उनको स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी होगा, इसलिए अधिक मात्रा में खाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सारा साल जो आपकी रिकमेंडेड अलाउंसेस है कि जितना आपको एनर्जी प्रोटीन दिन भर में, वैसी ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए पूरा साल। डॉक्टर पद्मा, इनमें से क्या खतरे का संकेत माने? बोलने में समस्या, दिखने में धुंधलापन होना या चलने में परेशानी होना? सारे में होता है। एकदम से जो आती है वो ब्रेन अटैक हो सकता है। जी, सीने में होने वाला हर दर्द क्या हृदयाघात होता है डॉक्टर नीतीश? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक दर्द हृदय दर्द नहीं है, बल्कि ज़्यादातर हृदय के कारण नहीं होते, पर ये इसका विश्लेषण आप अपने डॉक्टर के पास छोड़ें। डॉक्टर मनीषा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जितना अधिक मेवे खाए जाएं, यानी ड्राई फ्रूट्स खाए जाएं, जो है उनका वजन भी नियंत्रित रहेगा और संपूर्ण पोषण भी मिल जाएगा। आपको जो भी मैंने जैसे पहले भी बताया कि जितनी रिकमेंडेड आपको है उतना ही नट्स जो भी हैं भिगोकर खाने चाहिए। जी डॉक्टर पद्मा, सर्दी के अधिक ठंडे मौसम में बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, हाई इंटेंसिटी वाली, क्या खतरा बन सकता है? खतरा हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी करो आप मॉडरेशन में रखना है। हाई इंटेंसिटी, ज्यादा कोल्ड वेदर में वो खतरा हो सकता है। तो क्या इससे बचने के लिए डॉक्टर नीतीश सब कुछ छोड़कर घर के अंदर बिस्तर में बैठे रहें तो सुरक्षित रहेंगे? नहीं, ये भी बहुत एक्सट्रीम स्टांस है। आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करिए, पर अपना ध्यान रख के, अपने आप को कवर करके, अपने प्रोटेक्ट करके। जी डॉक्टर मनीषा, सर्दियों के मौसम में सर्दी का प्रभाव कम करने के लिए गर्म यानी हॉट ड्रिंक्स पीना, कॉफी, चाय अधिक से अधिक पीना उपयोगी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा टैनिन्स और कैफीन पाया जाता है। उसके बदले आप गर्म सूप्स ले सकते हैं जो होममेड बने हो। राइट। डॉक्टर पद्मा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि हृदयाघात तो एक इमरजेंसी है लेकिन स्ट्रोक नहीं, क्या ये सत्य है? स्ट्रोक उससे भी ज्यादा इमरजेंसी है। डॉक्टर नीतीश, किस तरह से ये पहचाने कि सीने में होने वाला दर्द प्रदूषण का प्रभाव है या हृदयाघात का संकेत? यदि आपको चलने में छाती में दर्द हो रहा है, बैठ के ठीक हो रहा है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में हो रहा है और उसके साथ सांस फूल रहा है, तो ये हृदय रोग हो सकता है। पर ये विश्लेषण, जैसे मैंने बार बार कहा, ये आप अपने डॉक्टर के पास छोड़ें और अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क करें। डॉक्टर मनीषा, सर्दियों के मौसम में हाई कैलोरी फूड लिया जा सकता है क्योंकि पाचन बेहतर होता है, तो जो भी खाएं वो जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। हाई कैलोरी फूड के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी इनटेक लिए है उससे एक्सपेंडिचर करने के लिए भी आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। डॉक्टर पद्मा, अगर स्ट्रोक लगता है और छोटा लगता है तो घर पर एक एस्पिरिन लेकर ही इसे ठीक किया जा सकता है? नहीं, प्लीज ये वार्निंग है। आप डेफिनेटली इसके लिए हॉस्पिटल जाके आप संपर्क करना जरूरी है। यदि अपने सीने में भारीपन लगे तो घर या परिवार में किसी और को दी गई दवा सॉर्बिट्रेट का प्रयोग किया जा सकता है डॉक्टर नीतीश? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको यदि कोई तकलीफ हो रही है तो आप फौरन हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचें और अपना इलाज वहां कराएं। खुद घर में बैठ के अपने रिलेटिव्स का दवाई से इलाज ना करें।
डॉक्टर मनीषा, अगर किसी को हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है या मधुमेह, कैलोरी फ्री खाना खाना चाहते हैं तो शुगर फ्री अपनाएं और कितनी भी मात्रा में खाएं, सुरक्षित होता है? यूजली जो खाना होगा वो शुगर फ्री होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो कम होगी। खाना जो है वो कैलोरी फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी तत्वों से भी हमें कैलोरीज मिल रही हैं। तो शुगर फ्री जो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डायबिटीज से बचने के लिए, या हाई फैट फूड्स जो हृदय रोगी हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर मनीषा, क्या संदेश देना चाहेंगी एक वाक्य में? और बहुत से लोग जो ये मानते हैं कि शराब का सेवन या धूम्रपान करने से भी शरीर में जो है वो टेम्परेचर वेरिएशन जो है ठीक रहता है, कंट्रोल रहता है, क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही एक वाक्य में आपका संदेश। जी बिल्कुल, आपको जो स्मोकिंग है या अल्कोहल कंजम्पशन है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके हृदय रोग को रिस्क बढ़ाता है। तो आपको अच्छा खान पान विद फिजिकल एक्टिविटी वो आपको करनी चाहिए, और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जैसे कहा जाता है जो मेडिसिन है वो सिक डेज के लिए है, जो आहार है वो हेल्दी डेज के लिए है। तो हेल्दी डेज के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर नीतीश, आपका संदेश, किस तरह से हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है और हृदयाघात से बचाव हो सकता है इस मौसम में? हाँ बिल्कुल, आप हम बोलते हैं लिव हेल्दी एंड लेट योर हार्ट बी हेल्दी। आपका हृदय आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, आप भी उसके लिए थोड़ा मेहनत करें। डॉक्टर पद्मा, वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है इस मौसम में स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से बचाव के लिए, और साथ ही आपका संदेश? वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो निमोनिया से बचने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, ये स्पेशली जो रिस्क जो होती है, एल्डरली होती है, डायबिटिक्स, इनको लेना ज़रूरी है निमोनिया से बचने के लिए। और मेरा संदेश ये होगा कि आपका मस्तिष्क आपका सुपर कंप्यूटर है, वो आपके कमांड सेंटर है। तो आप ब्रेन को, अपना मस्तिष्क को सेफ रखिएगा, मेंटल हेल्थ को सही सलामत रखिए, तो स्वच्छ से जीवन भरपूर आप अच्छी तरह जी सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, डॉक्टर नीतीश नायक, डॉक्टर मनीषा वर्मा। हमारे सभी विशेषज्ञों ने आपको बताया है कि किस प्रकार आप इस मौसम में, यानी सर्दियों के मौसम में, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो संकेत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं समस्या को पहचानने में। उनको लेकर सतर्क रहें, तापमान परिवर्तन से बचें, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये देख लें कि आपने पर्याप्त मात्रा में ऊनी वस्त्र पहने हुए हैं, आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड हैं। अपने पोषण को लेकर, अपने आहार को लेकर विशेष ध्यान दें, और इस मौसम में भी शारीरिक श्रम जरूर करते रहें। लेकिन अगर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है तो सुबह बाहर प्रदूषण में जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से बचाव का यही है समाधान कि छोटे हो या महत्वपूर्ण लक्षण, अपनी सेहत को लेकर रहें सतर्क और सावधान। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकती है और आपको टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जा सकती है। सेहतमंद रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। टोटल हेल्थ के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।